ब्रह्मांड के विराट विस्तार में पृथ्वी महज एक छोटा सा मंच है। ये शब्द महान खगोल शास्त्री कार्ल सागन के हैं और ये आज की हमारी गहन चर्चा के लिए यूं कहिए कि बिल्कुल सही बैठते हैं। बिल्कुल। आज हम बात कर रहे हैं एक बेहद दिलचस्प और महत्वपूर्ण विषय पर, दुर्लभ पृथ्वी परिकल्पना यानी रेयर अर्थ हाइपोथेसिस। जी। सवाल ये है कि क्या हमारा ग्रह और इस पर पनपा ये जो जटिल जीवन है ब्रह्मांड में वाकई एक दुर्लभ संयोग है या फिर जीवन से भरे ग्रह आम हो सकते हैं। ये सवाल मतलब सिर्फ वैज्ञानिकों को ही नहीं बल्कि हम सबको सोचने पर मजबूर करता है ना। हाँ बिल्कुल। आज हम इसी परिकल्पना की परतें खुलेंगे और जैसा आपने कहा विशेष रूप से द हिंदू में हाल ही में प्रकाशित एक विश्लेषण के संदर्भ में ये चर्चा उन सभी के लिए जो विज्ञान, खगोल विज्ञान और जीवन की उत्पत्ति में गहरी रुचि रखते हैं। और हाँ, यूपीएससी उम्मीदवारों के लिए भी यह विषय खास तौर पर मायने रखता है। हाँ, ये बताना जरूरी था। बिल्कुल। यूपीएससी की तैयारी कर रहे श्रोताओं के लिए ये विषय न केवल विज्ञान और प्रौद्योगिकी खंड के लिए महत्वपूर्ण है, मतलब मेंस और प्रीलिम्स दोनों के लिए, बल्कि ये समझने का भी एक बेहतरीन अवसर है कि वैज्ञानिक बहस कैसे होती है। सही कहा। कैसे सबूतों के आधार पर तर्क विकसित होते हैं। हाँ, और कैसे नई खोजों के साथ हमारी समझ बदलती है। आज हमारा मकसद है दुर्लभ पृथ्वी परिकल्पना के मूल तर्कों को समझना, नवीनतम खगोलीय खोजों की कसौटी पर इसे परखना और भविष्य में इस खोज की दिशा क्या हो सकती है इस पर भी विचार करना। जी, तो चलिए इस ब्रह्मांडीय पहेली की गहराई में उतरते हैं। तो शुरुआत करते हैं इस परिकल्पना के मूल विचार से। इसे साल 2000 में जीवाश्म विज्ञानी पीटर वार्ड और खगोल शास्त्री डोनाल्ड ब्राउनली ने अपनी किताब में प्रमुखता से रखा था। तो क्या कहती है ये परिकल्पना? इसका केंद्रीय विचार मतलब क्या है? सरल शब्दों में कहें तो ये परिकल्पना मानती है कि ब्रह्मांड में साधारण एक कोशिकीय जीवन जैसे बैक्टीरिया या आर्किया वो शायद काफी आम हो सकता है। अच्छा। ये जीव आप देखिए बेहद विपरीत परिस्थितियों में भी पनप सकते हैं, लेकिन जटिल बहुकोशिकीय जीवन यानी पौधे, जानवर और हम इंसान, इसके विकसित होने और लंबे समय तक बने रहने की संभावना वो बहुत ही कम है। ऐसा क्यों? क्या सिर्फ सही जगह जैसे किसी तारे के रहने योग्य क्षेत्र में होना काफी नहीं है, जिसे हैबिटेबल जोन कहते हैं? हाँ, यही इस परिकल्पना का मर्म है, उसका क्रक्स है। ये कहती है कि सिर्फ सही दूरी पर होना ही पर्याप्त नहीं है। जटिल जीवन के लिए कई असाधारण और एक के बाद एक होने वाली घटनाओं का एक लंबा यूं समझिए नाजुक क्रम जरूरी है। कई घटनाओं का? जैसे कि सही तरह का तारा होना चाहिए, ग्रह का आकार सही हो, उसकी कक्षा स्थिर हो, प्लेट टेक्टोनिक्स जैसी भूवैज्ञानिक प्रक्रियाएं चल रही हों, एक बड़ा चंद्रमा हो, अच्छा, बृहस्पति जैसे विशाल ग्रहों की सही स्थिति हो, और शायद कई और कारक शामिल हैं जिनका हमें अभी पूरी तरह अंदाजा भी नहीं है। बाप रे। हाँ, तो इन सभी का सही समय पर सही तरीके से एक साथ आना ये एक बेहद दुर्लभ संयोग हो सकता है। यानी जटिल जीवन एक तरह का लॉटरी जैकपॉट है जिसके लिए बहुत सारी सही टिकटें एक साथ लगनी जरूरी हैं। हाँ, कुछ ऐसा ही समझ लीजिए। लेकिन साल 2000 के बाद से तो तस्वीर काफी बदली है ना? नासा के केपलर टेलीस्कोप और अब टेस्ट जैसे मिशनों ने हजारों एक्सोप्लैनेट खोज निकाले हैं। क्या इन खोजों ने इस अनोखे ग्रह वाली बात को चुनौती नहीं दी है? यहाँ चीजें वाकई दिलचस्प मोड़ लेती हैं। हाँ, आपने बिल्कुल सही मुद्दा उठाया है। इन खोजों, खासकर केपलर के शुरुआती आंकड़ों ने हमें चौंकाया था। उनसे यह संकेत मिला कि पृथ्वी के आकार के चट्टानी ग्रह, जो अपने तारे से लगभग उतनी ही ऊर्जा पाते हैं जितनी पृथ्वी सूर्य से, हाँ। वो शायद उतने भी दुर्लभ नहीं हैं जितना पहले सोचा जाता था। शुरुआती अनुमानों के मुताबिक हमारी आकाशगंगा में सूर्य जैसे तारे, जिन्हें तकनीकी रूप से जी और के प्रकार के बौने तारे या जी के ड्वार्फ्स कहते हैं। हाँ, हमारे सूर्य जैसे तारे। जी, उनके रहने योग्य क्षेत्रों में ऐसे ग्रहों की मौजूदगी की दर कुछ 10% तक हो सकती है। हालांकि ये बताना जरूरी है कि इन शुरुआती आंकड़ों में काफी अनिश्चितताएं थी। अच्छा। और बाद के अध्ययनों ने इन दरों को थोड़ा कम किया है। फिर भी ये शून्य नहीं है, ये महत्वपूर्ण बात है। समझ गई। तो यानी मूल ग्रह का आकार और सही जगह पर होना शायद उतना बड़ा चमत्कार नहीं है जितना पहले लगता था। इसने तो परिकल्पना के एक बड़े आधार को हिला दिया होगा। कुछ हद तक हाँ, इसने उस तर्क को कमजोर किया कि सिर्फ पृथ्वी जैसी बुनियादी संरचना और स्थिति ही अत्यंत दुर्लभ है। अब बहस थोड़ी बदल गई है। कैसे? अब बहस क्या रहने योग्य क्षेत्र में ग्रह हैं से हटकर इस पर आ गई है कि क्या उन ग्रहों पर वास्तव में जीवन पनपने लायक हालात हैं।
हाँ, ये बात तो है। हमारे अपने सौर मंडल का उदाहरण लें। शुक्र ग्रह भी तकनीकी रूप से सूर्य के रहने योग्य क्षेत्र के अंदरूनी किनारे पर है, लेकिन उसका वातावरण, ओह, वो तो बिल्कुल अलग कहानी है। हाँ, उसका घना, कार्बन डाइऑक्साइड से भरा, दम घोटू और बेहद गर्म वातावरण जीवन के लिए नरक समान है। तो सिर्फ पता काफी नहीं, ग्रह का मिजाज भी सही होना चाहिए। और यहीं पर वायुमंडल का सवाल आता है ना। सही आकार और दूरी के बाद भी क्या ग्रह अपना वायुमंडल बनाए रख सकता है, खासकर ब्रह्मांड में सबसे आम प्रकार के तारों एम ड्वार्फ्स या लाल बौने तारों के आसपास? बिल्कुल, ये आजकल खगोल जीव विज्ञान मतलब एस्ट्रोबायोलॉजी के सबसे बड़े सवालों में से एक है। एम ड्वार्फ तारे छोटे, ठंडे और लंबे समय तक जीने वाले होते हैं। हाँ, तो जीवन के लिए काफी समय मिल सकता है। हाँ, अरबों साल का समय मिल सकता है, लेकिन उनकी एक बड़ी समस्या है। वे अपनी युवावस्था में बहुत सक्रिय होते हैं। वो शक्तिशाली तारकीय ज्वालाएं मतलब सोलर फ्लेयर्स जैसी और तीव्र पराबैंगनी यूवी और एक्सरे विकिरण उत्सर्जित करते हैं। और इसका ग्रह के वायुमंडल पर क्या असर पड़ता है? वो तो बहुत खतरनाक होगा। असर विनाशकारी हो सकता है, बिल्कुल। कंप्यूटर मॉडलिंग ये बताती है कि तारे के करीब स्थित ग्रह पर, और क्योंकि तारा ठंडा है, रहने योग्य क्षेत्र भी करीब ही होगा। ये तीव्र विकिरण पानी के अणुओं H2O को तोड़ सकता है। तोड़ सकता है? हाँ, और हल्का हाइड्रोजन परमाणु H आसानी से अंतरिक्ष में खो जाता है, जबकि भारी ऑक्सीजन परमाणु O पीछे रह जाता है। समय के साथ ये ऑक्सीजन ग्रह के वायुमंडल में जमा हो सकती है। अरे, ये तो बड़ी अजीब बात है। यानी हम दूरबीन से किसी ग्रह पर ऑक्सीजन देखें और सोचें कि वहां पौधे प्रकाश संश्लेषण कर रहे हैं। हाँ, पर असल में वो ऑक्सीजन जीवन का नहीं, बल्कि तारे की खतरनाक विकिरण का नतीजा हो सकती है। बिल्कुल। इसे ही फॉल्स पॉजिटिव बायोसिग्नेचर कहते हैं, यानी जीवन का झूठा संकेत। और ये जीवन की खोज को बहुत जटिल बना देता है। इसके अलावा तारे से लगातार निकलने वाले आवेशित कणों की धारा, जिसे तारकीय हवा या चुंबकीय बहिर्वाह कहते हैं, वो भी ग्रह के वायुमंडल को धीरे धीरे उड़ा के खत्म कर सकती है। लिए कोई उम्मीद ही नहीं है? क्या कुछ खास स्थितियों में वे अपना वायुमंडल बचा सकते हैं? उम्मीद पूरी तरह खत्म नहीं हुई है, लेकिन शर्तें कड़ी हैं। शायद अगर तारे की गतिविधि कम हो, ग्रह थोड़ा दूर हो, ग्रह का अपना शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र हो, जी। और ग्रह पर लगातार ज्वालामुखी गतिविधि होती रहे जो खोई हुई गैसों की भरपाई कर सके, तो शायद वायुमंडल बच जाए। लेकिन इन सभी शर्तों का एक साथ मिलना कितना आम है, ये हम नहीं जानते। और क्या हमने ऐसे किसी ग्रह का वायुमंडल देखा है, मतलब कोई सबूत मिला है? यहीं पर हालिया नतीजे अहम हो जाते हैं। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप JWST ने ट्रैपिस्ट-1 सिस्टम के 2 पृथ्वी आकार के ग्रहों 1B और 1C का अध्ययन किया। ये अपने एम ड्वार्फ तारे के काफी करीब हैं। हाँ, ये तो काफी चर्चित सिस्टम है। जी हाँ, और JWST को इन दोनों ही ग्रहों पर कोई खास घना वायुमंडल नहीं मिला। ओह, ये तो बड़ी खबर है। हाँ, ये एक बड़ा झटका था, क्योंकि ये ग्रह रहने योग्य क्षेत्र के पास माने जाते थे। ये दिखाता है कि पृथ्वी आकार का मतलब पृथ्वी जैसा होना बिल्कुल जरूरी नहीं है। हमें अभी और ग्रहों, खासकर ठंडे ग्रहों के वायुमंडल का अध्ययन करना होगा, ये समझने के लिए कि पृथ्वी जैसे वातावरण कितने दुर्लभ हैं। ये अवलोकन एक तरह से दुर्लभ पृथ्वी परिकल्पना के दुर्लभ वातावरण वाले तर्क को काफी मजबूती देता है। ठीक है, तो वायुमंडल एक बड़ी चुनौती है, ये समझ में आया। परिकल्पना का एक और स्तंभ है दीर्घकालीन जलवायु स्थिरता। पृथ्वी पर अरबों सालों से तापमान मतलब मोटे तौर पर स्थिर रहा है, जिससे जीवन पनप सका। ये कैसे संभव हुआ, और क्या ये भी एक दुर्लभ चीज है? पृथ्वी की जलवायु को स्थिर रखने में कई कारकों ने भूमिका निभाई है, लेकिन एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है कार्बन सिलिकेट चक्र। कार्बन सिलिकेट चक्र वो क्या है? इसमें महाद्वीपीय चट्टानों का अपक्षय, यानी बारिश और हवा से चट्टानों का टूटना, वो वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड खींचता है। ये कार्बन फिर नदियों के जरिए समुद्र में पहुंचता है और समुद्री तलछट का हिस्सा बन जाता है। अच्छा। दूसरी तरफ ज्वालामुखी गतिविधि पृथ्वी के अंदर से कार्बन डाइऑक्साइड वापस वायुमंडल में छोड़ती है। ये एक तरह का थर्मोस्टैट जैसा काम करता है। और इसमें प्लेट टेक्टोनिक्स की क्या भूमिका है, जो पृथ्वी की सतह की प्लेटें हिलती हैं? कई वैज्ञानिक मानते हैं कि प्लेट टेक्टोनिक्स यानी पृथ्वी की सतह का विशाल प्लेटों में बटा होना और उनका हिलना डुलना इस चक्र को चलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कैसे? ये कार्बन युक्त समुद्री क्रस्ट को पृथ्वी के मैंटल में वापस ले जाता है, जिसे सबडक्शन कहते हैं, और ज्वालामुखी गतिविधि के जरिए नई चट्टानें और गैसें सतह पर लाता है। इससे अरबों वर्षों तक तापमान एक सीमित दायरे में बना रहा। लेकिन क्या प्लेट टेक्टोनिक्स जीवन के लिए अनिवार्य है?
क्या इसके बिना कोई ग्रह लंबे समय तक रहने योग्य नहीं रह सकता? इस पर क्या वैज्ञानिकों में मतभेद है? हाँ, इस पर बहस जारी है। ये स्पष्ट है कि पृथ्वी पर प्लेट टेक्टोनिक्स ने मदद की है, लेकिन क्या ये एकमात्र तरीका है? कुछ कंप्यूटर मॉडल्स हो जाते हैं कि शायद नहीं। अच्छा। हो सकता है कि किसी ग्रह पर बिना आधुनिक प्लेट टेक्टोनिक्स के भी ज्वालामुखी गतिविधि, अपक्षय और एक अन्य प्रक्रिया जिसे क्रस्टल फाउंडरिंग कहते हैं। क्रस्टल फाउंडरिंग? हाँ, जिसमें भूपर्पटी के सघन हिस्से अस्थिर होकर नीचे मेंटल में धंस जाते हैं। इनके संतुलन से भी लंबे समय तक रहने योग्य जलवायु बनी रह सकती है। तो निष्कर्ष ये है कि प्लेट टेक्टोनिक्स शायद जटिल जीवन के लिए बहुत सहायक है, पर क्या ये जीवन की शुरुआत या बने रहने के लिए कड़ाई से जरूरी है, ये अभी पक्का नहीं है। ये भी एक खुला सवाल है। जी, ये भी परिकल्पना का एक पहलू है जिस पर अभी और शोध की जरूरत है। अच्छा, एक और दिलचस्प पहलू है विशाल ग्रहों का। जी। पहले माना जाता था कि हमारे सौर मंडल में बृहस्पति जैसा विशाल ग्रह एक रक्षक की तरह है। हाँ, एक शील्ड की तरह। हाँ, जो अपनी गुरुत्वाकर्षण शक्ति से खतरनाक धूमकेतुओं और क्षुद्र ग्रहों को पृथ्वी की ओर आने से रोकता है। क्या ये जुपिटर शील्ड वाली बात अब भी मान्य है? ये कहानी भी दरअसल उतनी सीधी नहीं निकली जितनी लगती थी। बाद के सिमुलेशन और अध्ययनों ने दिखाया है कि एक विशाल ग्रह का असर बहुत जटिल होता है। जटिल? कैसे? ये उसके द्रव्यमान और उसकी कक्षा पर निर्भर करता है। कुछ स्थितियों में हाँ, ये आंतरिक ग्रहों की ओर आने वाले पिंडों की बौछार को कम कर सकता है, लेकिन दूसरी स्थितियों में ये वास्तव में उनकी संख्या बढ़ा भी सकता है। ओह, तो रक्षक की बजाय भक्षक भी बन सकता है। हाँ, एक तरह से कह सकते हैं, उन्हें खतरनाक कक्षाओं में धकेल कर। अच्छा। साथ ही एक और विचार ये है कि शुरुआती सौर मंडल में शायद बृहस्पति जैसे ग्रहों ने ही पानी और अन्य जरूरी चीजों से भरपूर पिंडों को बाहरी सौर मंडल से अंदरूनी हिस्से तक पहुंचाने में मदद की हो। हाँ, जो पृथ्वी पर जीवन के लिए जरूरी थे। बिल्कुल। तो संक्षेप में, कोई एक नियम नहीं है कि विशाल ग्रह हमेशा अच्छा या बुरा होता है। ये पूरी तरह से उस ग्रहीय प्रणाली की संरचना, उसके आर्किटेक्चर पर निर्भर करता है। तो इसने भी उस दावे को थोड़ा कमजोर किया है कि हर जीवन वाले ग्रह के पास बृहस्पति जैसा अंगरक्षक होना जरूरी है। हाँ, उस दावे को इसने निश्चित रूप से थोड़ा कमजोर किया है। ठीक है, हमने ग्रहों की संभावित संख्या देखी, वायुमंडल बनाए रखने की कठिन चुनौती समझी, जलवायु स्थिरता के सवाल और विशाल ग्रहों की मिलीजुली भूमिका को भी देखा। इन सब अलग अलग धागों को एक साथ पिरोकर देखें तो दुर्लभ पृथ्वी परिकल्पना आज कहाँ खड़ी है? क्या स्थिति है? देखिए, अगर हम मौजूदा सबूतों को देखें तो दुर्लभ पृथ्वी परिकल्पना जटिल जीवन के संदर्भ में आज भी काफी तर्कसंगत और प्रशंसनीय लगती है। प्रशंसनीय पर सिद्ध नहीं। हाँ, बिल्कुल। ये अभी भी एक परिकल्पना ही है, सिद्ध तथ्य नहीं। जैसा हमने चर्चा की, रहने योग्य क्षेत्रों में पृथ्वी आकार के ग्रहों का मिलना शायद उतना दुर्लभ नहीं है। लेकिन ऐसे ग्रहों का मिलना जहां वायुमंडल हो, जो स्थिर हो, जहां तरल पानी हो, जहां जलवायु अरबों साल तक जीवन के अनुकूल रही हो और जहां जीवन को जटिलता की ओर बढ़ने का बिना किसी बड़ी रुकावट के अवसर मिला हो, ये संयोजन कहीं ज्यादा चुनौतीपूर्ण लगता है। और इसमें तकनीकी रूप से उन्नत सभ्यताओं की खोज का क्या स्थान है? क्या सेटी सर्च फॉर एक्स्ट्राटेरेस्ट्रियल इंटेलिजेंस के प्रयासों से कुछ पता चला है? ये भी पहेली का एक अहम हिस्सा है। अगर जटिल जीवन कहीं और विकसित हुआ है, तो क्या उनमें से कुछ ने तकनीकी क्षमता हासिल की होगी? हाँ, ये सवाल तो आता ही है मन में। ब्रेक थ्रू लिसन जैसे महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट्स अरबों डॉलर खर्च करके हजारों तारों से आने वाले रेडियो या लेजर संकेतों को सुन रहे हैं, जिन्हें टेक्नो सिग्नेचर कहा जाता है, यानी टेक्नोलॉजी के प्रमाण। और नतीजा? अब तक कई दिलचस्प संकेतों की जांच के बाद भी कोई भी संकेत निश्चित रूप से अलौकिक तकनीक का प्रमाण नहीं पाया गया है। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि वे हैं ही नहीं। हो सकता है वे अलग तरह की तकनीक इस्तेमाल करते हों, या हम सही जगह नहीं देख रहे। बिल्कुल। अनुपस्थिति का प्रमाण प्रमाण की अनुपस्थिति नहीं होता। ये एक वैज्ञानिक सिद्धांत है, लेकिन दशकों की खोज के बाद भी कोई स्पष्ट संकेत न मिलना, हाँ, ये जरूर बताता है कि कम से कम हमारी आकाशगंगा में रेडियो संचार करने वाली आसानी से पता लगने योग्य सभ्यताएं शायद बहुत ज्यादा फैली हुई नहीं हैं। ये दुर्लभ पृथ्वी परिकल्पना के पक्ष में एक और बिंदु जोड़ता है ना? हाँ, ये इसके पक्ष में एक और बिंदु जोड़ता है, हालांकि ये निर्णायक नहीं है। तो आगे क्या? भविष्य में किन खोजों से इस तस्वीर के और स्पष्ट होने की उम्मीद है? कौन सी चीजें गेम चेंजर साबित हो सकती हैं?
मेरे विचार में 3 प्रमुख क्षेत्र हैं जो निर्णायक हो सकते हैं। 3 क्षेत्र कौन से? पहला, पृथ्वी जैसे तापमान वाले चट्टानी ग्रहों के वायुमंडल का सीधे तौर पर पता लगाना और उनका विश्लेषण करना, खासकर सूर्य जैसे शांत तारों के आसपास। क्या हमें ऐसे वायुमंडल मिलेंगे जिनमें पानी, कार्बन डाइऑक्साइड और शायद मीथेन जैसी गैसें सही मात्रा में हो, जो एक सक्रिय जल चक्र और संभावित जीवन का संकेत दें? जी हाँ। दूसरा, एक्सोप्लैनेट पर टेक्टोनिक गतिविधि या उसके अभाव के बारे में बेहतर जानकारी हासिल करना। इससे पता चलेगा कि पृथ्वी जैसा दीर्घकालिक जलवायु स्थिरीकरण तंत्र कितना आम या दुर्लभ है। और तीसरा, सबसे रोमांचक वाला। हाँ, तीसरा और सबसे रोमांचक, किसी एक्सोप्लैनेट पर जीवन का निर्विवाद प्रमाण यानी बायो सिग्नेचर खोजना, या फिर किसी अलौकिक तकनीक का निश्चित संकेत यानी टेक्नो सिग्नेचर पकड़ना। क्या हम इस दिशा में बढ़ रहे हैं? क्या हमारे पास ऐसी तकनीक आ रही है? हाँ, प्रयास जोरों पर हैं। JWST पहले ही महत्वपूर्ण डेटा दे रहा है। जमीन पर बन रही अगली पीढ़ी की विशालकाय दूरबीन है, जैसे कि एक्सट्रीमली लार्ज टेलीस्कोप। हाँ, सुना है इनके बारे में। और भविष्य के अंतरिक्ष मिशन जैसे हैबिटेबल वर्ल्ड्स ऑब्जर्वेटरी, ये विशेष रूप से इसी लक्ष्य के साथ डिजाइन किए जा रहे हैं, पृथ्वी जैसे ग्रहों को खोजना और उनके वायुमंडल का अध्ययन करना। अगले 1-2 दशकों में हमें इस दिशा में काफी कुछ पता चल सकता है। तो आज की हमारी इस गहन चर्चा का सार ये है कि दुर्लभ पृथ्वी परिकल्पना, जैसा कि द हिंदू के विश्लेषण में भी उभारा गया है, जटिल जीवन के मामले में एक मजबूत संभावना बनी हुई है। हाँ, एक मजबूत संभावना। भले ही ब्रह्मांड में साधारण सूक्ष्म जीवों के लिए उपयुक्त स्थान बहुत हों, लेकिन पृथ्वी जैसा ग्रह जहां जटिल जीवन न केवल पनपा बल्कि अरबों वर्षों तक फलता फूलता रहा, एक विविध पारिस्थितिकी तंत्र बनाते हुए शायद वास्तव में बहुत खास और दुर्लभ हो। जी, यही विज्ञान की वर्तमान समझ है। और ये समझ नए सबूतों के साथ बदल भी सकती है। यूपीएससी उम्मीदवारों के लिए ये अनिश्चितता और सबूत आधारित तर्क की प्रक्रिया ही समझने वाली महत्वपूर्ण बात है। बिल्कुल। और ये हमें एक गहरे दार्शनिक सवाल पर लाकर छोड़ता है। ब्रह्मांड में जीवन की ये खोज सिर्फ खगोलीय पिंडों और रासायनिक संकेतों की तलाश नहीं है। ये असल में खुद को समझने की कोशिश है। हम कौन हैं? क्या हम इस विशाल ब्रह्मांड में अकेले हैं? हाँ, या किसी बड़े ब्रह्मांडीय समुदाय का हिस्सा हैं? हमारी पृथ्वी और इस पर जीवन कितना अनमोल और नाजुक है। सोचिए, अगर कल हमें पता चले कि हम वाकई अकेले हैं, तो इस ज्ञान का हमारी सभ्यता पर क्या असर पड़ेगा? ये तो बहुत गहरा सवाल है। या अगर हमें जीवन मिले लेकिन वो हमारी कल्पना से बिल्कुल परे हो? ये सवाल विज्ञान के साथ साथ मानवता के भविष्य के लिए भी मायने रखते हैं। इस बेहद ज्ञानवर्धक और विचारोत्तेजक चर्चा के लिए धन्यवाद। उम्मीद है कि हमारे सभी श्रोताओं को, खासकर यूपीएससी की तैयारी करने वालों और विज्ञान में रुचि रखने वालों को, ये विश्लेषण उपयोगी लगा होगा। मुझे भी ये चर्चा करके बहुत अच्छा लगा। अगर इस विषय पर आपके कोई सवाल है या आप चाहते हैं कि हम भविष्य में किसी और मुद्दे पर इसी तरह गहराई से बात करें, तो नीचे टिप्पणी अनुभाग में जरूर बताएं। और हाँ, अगर आप ऐसे ही विश्लेषणों से जुड़े रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।